तो पहले वाले वीडियो में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में पहला जो वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बताया था उसमें कुछ एरर है। एरर क्या था कि इंडक्शन में हम लोग क्या करते थे कि जब भी किसी बॉडी को चार्ज करना होता था तो उसके नियर एक ग्लास रॉड लाते थे अपोजिट चार्ज का, और इंडक्शन के कारण उसके नियरर फेस पे अपोजिट चार्जेस डेवलप कर जाता था। तो पहला हम लोगों का ये था कि एक अनचार्ज्ड 2 मेटल स्फीयर है, इसको हमको बिना टच के चार्ज करना है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके नियर एक चार्ज कंडक्टर लाएंगे। तो यहां पर इसके नियर एक चार्ज कंडक्टर लाया, जो प्रीवियस वीडियो में है उसमें हमने पॉजिटिव चार्ज रॉड लाया था, लेकिन वो होना चाहिए था नेगेटिव चार्ज रॉड। ये नेगेटिव चार्ज रॉड, तो ड्यू टू इंडक्शन इसके नियरर फेस पर अपोजिट चार्जेस डेवलप करेगा। ठीक है, तो हम लोग जैसे इसके नियर ले जाते हैं तो इसके इस एंड पर पॉजिटिव चार्ज और इसके फादर एंड पर नेगेटिव चार्ज। तो ये चार्ज हमने प्रीवियस वीडियो में सही दिखाया था, लेकिन ये जो चार्ज रॉड था वो पॉजिटिवली था। तो उसको रिप्लेस करके यहां पर इस चीज को ये समझना है कि अपोजिटली चार्ज रॉड आएगा नियर। तो बाय मिस्टेक हो गया था उसमें, उसको रिमूव कर देना इस वीडियो में। और फिर इसको हम लोग होल्ड करके रखते हैं, ठीक, और इन दोनों स्फीयर को सेपरेट कर देते हैं। ये थर्ड हमारा कंक्लूजन था। फोर्थ कंक्लूजन में भी थोड़ा सा एरर ये था कि ये जैसे ही ग्लास रॉड को हम लोग रिमूव करते हैं तो चार्ज जो है वो रीअरेंज करने लगता है अपने आप को। तो रीअरेंजमेंट में ये चार्ज हमको इस सरफेस पे दिखाना था जो हमने कहा था कि आप बना लेंगे, वो भी हमने रिमूव कर दिया। ठीक, और फिर फाइनली इन दोनों को थोड़ी दूर पे ले जाते हैं और फिर ये इस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली, ये वाला हमारा स्टेप सही था। ठीक है, इसको अपने नोट्स में ठीक कर लीजिए। तो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ग्राउंडिंग अर्थिंग कल के क्लास में पढ़ा रखा है, ये सब पढ़ा रखा है कि जब हम लोग ग्राउंडिंग करते हैं तो उस कंडीशन में कोई बॉडी अपने चार्ज का शेयरिंग करता है विद द अर्थ। ठीक, और फाइनली इससे रिलेटेड हम लोगों ने ये वाला प्रॉब्लम किया था। कैसे हम लोग इसको चार्ज करते हैं, तो यहाँ पर नियर बाई एक रॉड को लाते हैं तो इंडक्शन के कारण से चार्ज हो जाता है, और फिर हमको नेगेटिव चार्ज को हटाना है तो हम लोग यहाँ पर अर्थिंग कर देते हैं, और ये इंटायर नेगेटिव चार्ज जो एक्सेस है वो ग्राउंड में फ्लो कर जाता है। और फाइनली हम लोगों को इसके ऊपर एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर मिल जाता है। फिर इसी का रिवर्स प्रोसेस था, वो भी हम लोग कल के क्लास में पढ़ चुके। ठीक, ये रिवर्स प्रोसेस थोड़ा सा गो थ्रू हो जाएंगे। नेक्स्ट ये था, उसके बाद इंड्यूस चार्ज बता दिया था कि क्यू डैश इज इक्वल टू अपोजिट टू द इनिशियल चार्ज। ठीक, और उसके बाद हमने कहा था कि एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के साथ कनेक्ट करते हैं तो कंडक्शन प्रोसेस से चार्ज का शेयरिंग होता है। फिर इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टीज पे आ गए थे, सारे सिस्टम ऑफ यूनिट हमने बता दिया था कल के क्लास में। फिर चार्ज हमने ट्रांसफरेबल बताया कंडक्शन प्रोसेस से, और इस पर 2-3 क्वेश्चन भी कराया था क्लास में। ठीक है, ये भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने कहा था कि चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। चार्ज कंजर्व होता है, इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड का लिया था। ठीक, और फाइनली एक दो एग्जाम्पल भी लिया था, और 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, पेयर प्रोडक्शन और एनिहिलेशन। ठीक, ये नोट से बना लिया है, आज हम पीडीएफ बना के भेज देंगे। पीडीएफ बना हुआ है, आज हम भेज देंगे, सबके ग्रुप में डाल देंगे। आप एक बार गो थ्रू हो जाएंगे। आज हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इससे रिलेटेड हम लोगों को प्रॉब्लम भी देखना है। ठीक है, यहां तक हम लोग कल की क्लास में। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर होता है ये याद रखना है, 6 × 10⁻28। ठीक, अब यहां पर थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया, जब प्रॉब्लम बनाते हैं तो चार्ज जैसे हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज है, प्रोटॉन पे कितने चार्ज है, इसी तरह से ड्यूट्रॉन क्या है,
ठीक, अल्फा पार्टिकल। तो देखो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 को, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब न्यूट्रॉन को ध्यान दीजिएगा, हम लोग इलेक्ट्रॉन सिंपल ई लिखते हैं, क्या कोई दिक्कत? हाँ तो माइनस साइन होगा ना, हाँ चार्ज है ना, ठीक है। अब प्रोटॉन को हम लोग सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं 1h1, तो चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ड्यूट्रॉन को सिंबॉलिकली हम लोग ऐसे लिखते हैं 1h2। इसका मतलब चार्ज उतना ही रहता है, मास ट्वाइस ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल को हम लोग हीलियम से रिप्रेजेंट करते हैं 2he4। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल पे चार्ज ट्वाइस ऑफ द प्रोटॉन। इसलिए जब भी हमको अल्फा पार्टिकल मिलेगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, ड्यूट्रॉन पर पॉजिटिव, अल्फा पार्टिकल पर ट्वाइस ऑफ द प्रोटॉन। क्लियर? 100%। ये सब याद रखना है, क्वेश्चन में रहेगा तो आप ऐसे ही लिखेंगे। तो आप लिखने का तरीका अपना बना लीजिए। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ऐसा टेबल नहीं बनाइए। चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन QD कर दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन प्रोटॉन कर दिया, या हम H लिख दे तो भी समझ में आ जाएगा। इसका मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल हो जाएगा, तो ये याद रखना ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन कर देंगे, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को। आ गया समझ में? ये बना लीजिए नोट्स में, ऐसे ही लिखिए। हो गया? आगे बढ़े। चलिए इरेज कर रहे हैं, नेक्स्ट आ जाए। अब यहां पर ये ऑलरेडी हम लोग कल की क्लास में पढ़ चुके थे, तो कुछ पार्ट को हम लोग रिपीट कर ले रहे हैं। 1 कूलम का वैल्यू क्या है, चार्ज ट्रांसफरेबल कल पढ़ चुके थे, ठीक है। चार्ज कंजर्व ये भी पढ़ चुके, ठीक। अब यहां पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से क्या पढ़ा था, Q इज इक्वल टू NE। N बिलोंग्स टू एन इंटीजर, ठीक। N कैन नॉट बी फ्रैक्शन, याद है। अब आ जाए, हम लोग एडिटिविटी पढ़े थे कि यदि किसी बॉडी पर चार्ज इतना पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव लिख देते हैं, नेगेटिव नेगेटिव लिख देते हैं, ठीक। अब यहां पर ये कल फॉर्मूला हम लोग यूज, Q इज इक्वल टू NE में रिपीट कर रहे हैं क्योंकि इस पर आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। N हमने क्या सिखाया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, और M क्या लिखेंगे, मास ऑफ द सब्सटेंस। कैपिटल M क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास। Na क्या हो जाएगा, एवोगाड्रोस नंबर, ठीक। ये याद रखना है, ठीक है, बिल्कुल याद रखें। ये रौनक जी का फिगर बना दिया, रौनक जी वीडियो देखेंगे तो फिर ऐसे ही रहेंगे। तो ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए। सबको याद हो गया?
ठीक, लिख लिया। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इनटू मास ऑफ द सब्सटेंस, न्यूमरेटर में होगा और डिनोमिनेटर मॉलिक्यूलर मास, और एन ए का वैल्यू 6 × 10⁻23, राउंड ऑफ करके भी यूज कर सकते। चलिए अब आ जाए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से ही रिलेटेड क्वेश्चन, एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इंडक्शन पर था जो ग्राउंडिंग के साथ कंबाइंड था। कहता है इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, हर एक सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। कहता है कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी। कितने टाइम के बाद उसके ऊपर 1 कूलम का चार्ज हो जाए। तो पहला टाइम कितना लग रहा है, 1 सेकेंड। तो व्हेन t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो चार्ज कितना है या इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हो रहा है, 10⁹9। वो लिख लीजिए इन एवरी सेकेंड, या फॉर 10⁹9 इलेक्ट्रॉन टाइम रिक्वायर्ड कितना है, 1 सेकेंड। ठीक, पहला स्टेप हो गया। तो इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम कितना लग गया, इसको 1/10⁹9 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही लिखिए। फॉर 1 इलेक्ट्रॉन टाइम रिक्वायर्ड 1/10⁹9 इलेक्ट्रॉन। नीचे इलेक्ट्रॉन लिखिएगा E, क्योंकि वहां चार्ज पुट करेंगे हम लोग। ठीक, अब कितना चाहिए हम लोगों को चार्ज, 1 कूलम। तो फॉर 1 कूलम, तो 1 कूलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो 1 कूलम डिवाइडेड बाई 10⁹9 इलेक्ट्रॉन। जहां इलेक्ट्रॉन है वहां वैल्यू डाल दो 1.6 × 10⁻⁻19। ऊपर कितना है, कूलम, और नीचे भी कितना आ गया, कूलम। कूलम कूलम कट गया, तो टाइम यूनिट क्या चीज में आ गया, सेकेंड में आ गया। अब वो कैलकुलेट करेंगे तो इतना सेकेंड हो जाएगा। ये देखो यहां पर ये कूलम, इसको लिख देना चाहिए था, थोड़ा सा एरर आ जाता। यहां पर ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये कूलम कूलम कट जाएगा, तो ये यूनिट आ जाएगा सेकेंड में, जिसको सॉल्व करेंगे तो 6.25 × 10⁹9 सेकेंड आ जाएगा। आगे समझ में नहीं आया तो रिपीट कर रहे हैं। कितना इलेक्ट्रॉन मूव करा रहे हैं, 10⁹9। टाइम कितना लग रहा है, 1 सेकेंड। ठीक, तो टाइम 1 सेकेंड जब लग रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, 10⁹9। ठीक, तो अब यहां पर फॉर 1 इलेक्ट्रॉन जो टाइम लगेगा वो कितना आ जाएगा, 1/10⁹9 E, ये सेकेंड में। अब टाइम हमको निकालना है, कितना कूलम चाहिए, 1 कूलम। तो 1/10⁹9 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 कूलम, ये सेकेंड में आ गया। अब यहां पर 1 कूलम नोमरेटर में है, और ये 10⁹9 है, 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू डालो, कूलम कूलम कट गया, सेकेंड आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया 1.6 × 10⁻9 और -19 10⁻⁻10, ये सेकेंड में आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6.25 × 10 प्लस ऊपर आ जाएगा 9 सेकेंड। अब आ गया समझ में, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ध्यान से इरेज करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर, और कुछ डेटा नहीं दे रहा।
एक कप पानी में कितना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, और कोई डेटा गिवन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर सिंपली सिंबॉलिकली हम लोग वाटर को ऐसे लें, तो सबसे पहले हम लोग एन निकालेंगे, तब ना चार्ज पता चलेगा। तो एन हमने आपको सिखाया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो इनटू मास ऑफ द सब्सटेंस बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगाड्रो। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है? हाइड्रोजन के लिए 2, ऑक्सीजन के लिए 8, तो 10 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 10 हो गया। अब ये स्टैंडर्ड एक कप ऑफ वाटर, एक कप ऑफ टी, एक कप ऑफ कॉफी 250 ml होता। एक बॉटल पानी कहते हैं तो 750 ml लिखते, और हम लोग स्टैंडर्ड उसको 250 ग्राम कहते थे, इसलिए मास ऑफ द सब्सटेंस कितना हो गया? 250। अब वाटर का मॉलिक्यूलर मास बोलो, H2 के लिए 2, ऑक्सीजन के लिए 16, तो कितने आगे? 18, तो यहां पर ये 18 हो, और ये 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, ये एन आ गया। बोलो यस नो, आ गया समझ में? 100%। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये एन आ गया, और हम लोग को क्या चाहिए? क्या क्वेश्चन में है? कितने चार्ज? तो इतना हम लोग सॉल्व कर ले, और Q इज इक्वल टू हम लोग पढ़ चुके एन ई, तो एन का वैल्यू इतना है, आप सॉल्व कर लीजिए। इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, ये एन हो गया, और इसको इलेक्ट्रॉन मीन्स 1.6 इंटू 10 पावर -19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतना कूलम आ जाए। कैलकुलेट करके देखो, जल्दी से कैलकुलेशन करो। अब जिसको कैलकुलेशन में दिक्कत है वो देखो कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत इजी प्रोसेस सिखा रहे हैं। अब ये जितने भी 10 वाले हैं उसको पहले मल्टीप्लाई करके साइन देखिए क्या है, ये 10 का एक पावर, ये 2, तो 2 हो गया। 23 और +2 25 -23, ये 10 के पावर को सॉल्व कर दिया। अब डिजिट कितने बच गए? 25, ये लिख देंगे। 6.02 6.02, और क्या बच गया? 1.6। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग और आ जाए, तो यहां पर जो जो डिजिट है क्या है? 25, 6.02 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई, देखो कितना बचा? 18। एकदम सिंपल, ऐसे ही करोगे कैलकुलेशन जिसको दिक्कत आती है। अब यहां पर सिंपल, आप इसमें से डेसिमल हटाना चाहते हो तो ये हटाओ, तो नीचे क्या आ गया? 100 आ गया। ठीक, इसको हटाओ, कितना आ गया? 10 आ गया। अब 10 का पावर कितने हो गए? नीचे 3, तो अब ये ऊपर चला गया। अब कितना बच गया भाई? 25 इंटू 602 इंटू 16 डिवाइड बाई 18, 10 का पावर देखो कितना है? 2 बचा, और ये 3 ऊपर चला गया, तो 2 - 3 -1। अब डिजिट को सॉल्व कर दो, सिंपल है, एकदम बच्चे की तरह सॉल्व किया। आया समझ में सॉल्व करने का तरीका? इससे आसान नहीं हो सकता। अब वो सिंपल कैलकुलेटर बगैर, चलो इसमें अभी चूंकि ये डिजिट बड़ा इसलिए जल्दी से बताओ कैलकुलेट करके कितना आया? 25 इंटू 602 इंटू 16/18,
सबको मल्टीप्लाई करके होल डिवाइड बाई 18 करो। नहीं आया? फिर कितना आया? 13.7। और 10 का पावर कुछ नहीं। और 10 का पावर कुछ नहीं। अरे भाई, हमने कहा ये पूरे को सॉल्व करके क्या आया? 13 13,370.7। तो यही तो पूछ रहे हैं, 10⁻⁻1। अब इस डेसिमल को इधर ले जाओ, क्या बच गया भाई? 1.33। चलो इतना, या 34 कर देंगे इसको सीधा। ठीक, अब कितने डिजिट इधर गए? 1 2 3 4। तो लेफ्ट जाते तो पॉजिटिव, तो 10⁻4-1 कितने आगे? 10⁻3 इतना चार्ज हो जाएगा। आया समझ में? ठीक, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग रिजल्ट को। देख लीजिए 10 पर कितना आ रहा था हम लोग का, तो 7 कैसे आ गया? ये मिस्टेक है क्या? अच्छा, 25-19 होगा वो। ठीक कर लो, कर लो, ठीक ठीक कर लिया। चलिए गुड, वो मिस्टेक था मेरा। ठीक है, कैलकुलेशन करने का तरीका वो सिर्फ उसको रिमूव कर लोगे, वो एरर है। 25-23 ना होकर के 25-19 था। चलिए अब आ जाए, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, आप लोग करके देखिए। कहता है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, हाउ मच द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज निकाल के देखो, आंसर ये आना चाहिए 5.35 इंटू 10⁻6 कूलम। चलो कैलकुलेट करो, पहले एन निकालो, या डायरेक्टली यदि सीख गए हो तो Q इज इक्वल टू एन ई। एन की जगह पर आ गया 10 इंटू मास 100 ग्राम दे रखा है, और ये मॉलिक्यूलर मास 18, ये 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻9। बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर लीजिए और देखिए, बताइए कितना आता है। डिजिट को वैसे ही सॉल्व कर लो, सिंपल जो जो डिजिट है वो लिख लो। 6.02 इंटू 1.6 बाई 18 और 10 का पावर ले लो। यहां पर ये 2 और एक 3 हो गए, इसके साथ ये 26 हो गया, और ये -19 हो गया। डेसिमल हटा दो, यहां से हटा दिया तो ये आपके 2 और एक 3 हो गए, तो 10 का पावर 3 हो गया। तो 602 इंटू 16 डिवाइड बाई 18
इंटू 10 का पावर हो गया 26 माइनस 19 और माइनस 3, 26 माइनस 22, तो कितने आ जाएंगे 4, ये आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो कितना आता है। 602 इंटू 16 डिवाइड बाई 18 करो, 535, चलो ठीक है, इंटू 10 पावर 4, इसका मतलब 2 डिजिट इधर आ जाओ तो 5.35 और 2 डिजिट इधर के पॉजिटिव तो 10 पावर 6 आ गया आंसर। सिंपल कैलकुलेशन। आ गया समझ में? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड ये हमारा 2-3 क्वेश्चन था। ठीक, इरेज करें। अब आ जाए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में कुछ एडिशनल नॉलेज। सिंपल कि मास ऑफ ए बॉडी हमेशा हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, ठीक, लेकिन चार्ज पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा, ठीक। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को ई से लिखते हैं, बहुत स्मॉलर है, तो जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लिखते हैं, और जब मैक्रोस्कोपिक लार्ज स्केल पे लिखते हैं तो उस कंडीशन में चार्ज का वैल्यू क्या होता है, माइक्रोकूलम, क्योंकि 1 कूलम चार्ज काफी ज्यादा होता है, ठीक। इलेक्ट्रिक चार्ज इनवेरिएंट, इनवेरिएंट का मतलब डजंट चेंज विथ टाइम। यदि चार्ज स्टेशनरी होगा जिस कंडीशन में, उतना ही मोशन में भी हो, इसलिए चार्ज एट रेस्ट इज इक्वल टू चार्ज इन मोशन। चार्ज कभी भी वैरी नहीं करता, लेकिन मास वैरी करता है इन अकॉर्डेंस विद द आइंस्टीन रिलेटिविस्टिक्स इक्वेशन, m इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। मास ऑफ ए बॉडी चेंज करता है, मास वेरिएबल है, मास वैरी कर रहा है, लेकिन चार्ज वैरी नहीं करे। समझ में आ गया? तो ये पॉइंट लिख लीजिएगा कि चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट, और ऐसे ही लिख लीजिएगा Q सबस्क्रिप्ट में एट रेस्ट इज इक्वल टू Q इन मोशन। रेस करें। अब ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये हमारे एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दे रखा है कि दो पेंडुलम को हम लोग या दो चार्ज स्फीयर को सस्पेंड करें और दोनों पर आइडेंटिकल चार्ज है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। और वो एग्जाम्पल दिया पिथ बॉल पेंडुलम। पिथ बॉल एक हाईली पॉलिश्ड स्फीयर होता है, जिस पर चार्ज आप प्रोवाइड करोगे तो वो एकदम पेंडुलम की तरह एक दूसरे को रिपेल करेगा तो दूर चला जाए। इसी तरह से दोनों पर नेगेटिव चार्ज है तो ये रिपल्सन हो गया, और एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा, वो क्लोजर हो जाएगा। तो जब हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे तो इस तरह से हम लोग चार्ज का फॉर्मेशन दिखाएंगे और इस दोनों के बीच का फोर्स ऑफ रिपल्सन फाइंड कर, ठीक है। तो ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए, इसलिए हमने यहां पर एक एग्जांपल आपको शो किया। अब आ जाए कूलम्स लॉ। बहुत सिंपल है, कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहां पर अट्रैक्शन भी होगा रिपल्सन भी होगा। तो अट्रैक्शन कब होगा, जब एक पर पॉजिटिव चार्ज दूसरे पर नेगेटिव। तो कहता है कि उन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जैसे यहां पर मैथमेटिकली ऐसे लिखा, अब इसको हम लोग देख ले एग्जाम्पल से। एक पर चार्ज Q1 पॉजिटिव है, एक पे चार्ज Q2 नेगेटिव।
ये इनका लाइन ऑफ एक्शन है। अब ये लाइन ऑफ एक्शन है, इसका मतलब फोर्स इसी के अलोंग एक्ट करेगा। अब ये जो फोर्स लिखा F12 F21 क्या मीनिंग है? हाँ, इसका मतलब ये है कि 1 वाला 2 को अट्रैक्ट कर रहा है और ये वाला है 2 1 को अट्रैक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक। और इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि फोर्स जो एग्जर्ट कर रहा है वो उसके फॉर्म में, तो हम लोग F12 F21 ऐसे ही लिखे। यदि दिक्कत होगी तो हम लोग उसको सबस्क्रिप्ट को चेंज भी कर सकते हैं। अब यहां पर ये दिमाग में बिठाना है कि इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है, जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, ध्यान दीजिएगा, ये हमने एक चार्ज बॉडी बनाया, जबकि कूलम्ब्स लॉ एग्जिस्ट करता पॉइंट चार्ज के। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इस चार्ज का, मान लो इस बॉडी का सेंटर यहां पर है, जहां पे होल मास कंसंट्रेट कर रहा है। इसका सेंटर यहां पे जहां होल मास कंसंट्रेट कर रहा है। इन दोनों के बीच फोर्स ऐसे लगा। ये जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू स्फीयर, दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो ये एरो है। ठीक। अब यहां पर इसका साइज मान लो R1 है, इसका साइज R2, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। तो R मच लार्जर देन R1, R मच लार्जर देन R2 होगा, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ होल्ड करता है एटॉमिक साइज से लेके इंफिनिटी तक, रेंज काफी बड़ा है। इसका मतलब यहां जो डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज स्फीयर है या चार्ज बॉडी है आर, वो इसके साइज से काफी ज्यादा है। तब उस कंडीशन में जब भी ऐसा होता है कि किसी भी बॉडी का साइज कम हो इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, तो उसको हम लोग पॉइंट मास कहें, पॉइंट चार्ज कहें। जैसे हम लोग काइनेमेटिक्स से पढ़ते थे ना कि कोई भी बॉडी का साइज उसके डिस्टेंस ट्रैवल से काफी कम है तो उसको हम लोग पार्टिकल कहते हैं, पॉइंट मास कहते हैं। तो यहां भी क्या होगा? पॉइंट चार्ज। क्यों बना? क्योंकि उसका जो साइज है R1 या R2 उन दोनों के डिस्टेंस से का बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, इसलिए ये हमेशा पॉइंट चार्ज। तो कूलम्ब्स लॉ होल्ड करेगा ओनली फॉर द पॉइंट चार्ज, फिगर चार्ज के लिए नहीं। समझ में आ गया? क्लियर? इसलिए जब भी हम लोग प्रॉब्लम बनाते हैं तो पॉइंट चार्ज लिख। ठीक। और इसका लाइन ऑफ एक्शन फोर्स का किधर होगा? along the centers of the two charges, इसलिए सेंट्रल फोर्स भी कहला। समझ में आ गया? इसलिए जब भी हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे तो ये एरो या लाइन ऑफ एक्शन इसी के अलोंग होगा, यही होगा, चाहे रिपल्सन हो या अट्रैक्शन हो, इसी लाइन ऑफ एक्शन, इसी लाइन पर ये एक्ट करे। ठीक। अब हम लोग जब फोर्स लिखेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिखने का तरीका होगा मॉडुलस में, और दूसरा सेकेंड लॉ, मतलब एक तरह से ये बन गया डिस्टेंस के लिए, इनको हम कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा? मॉड Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम लोग क्या यूज करते? के। अब इस के का वैल्यू भी हम लोग देखेंगे क्या होता है। ठीक। तो अभी आप अपने नोट्स में फिगर ड्रॉ कर लेंगे और ये स्टेटमेंट लिख देंगे और ये मैथमेटिकल पार्ट इतना लिखिए। ये फिगर भी, ये दोनों फिगर बना लेंगे, ये भी और ये भी।
हो गया, लिख लिया, F इजिकल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, वहां तक हो गया। अब K हमारा क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। अब वो K डिपेंड करेगा कि हम कौन सा यूनिट यूज करेंगे और किस मीडियम में उन दो चार्ज को हमने प्लेस किया, इस दोनों पर डिपेंड करे। वहां तक हो गया सबका, K तक। F इजिकल टू K मॉड Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हो गया। तो लिख लीजिएगा वेयर या सिंपल हियर K इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी which depends on the following factors: depends on the following factors. First, nature of medium, between two charges, and second में system of units, system of unit। ठीक है, तो यहां पर दो पे डिपेंड करे। अब यहां पर आपके सामने आ गया, जब हम एम केस लेंगे, ठीक, जब एम केस लेंगे तो फोर्स न्यूटन में होगा, चार्ज कूलम में होगा, डिस्टेंस मीटर में होगा। ठीक, जब सीजीएस लेंगे तो के का वैल्यू 1 हो जाए। तो पहले आप लिखिए, एम के अंडरलाइन कीजिए और एफ इजिकल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिखिए। ठीक, एफ इन न्यूटन, Q1 Q2 इन कूलम, आर इन मीटर। ठीक है, ठीक है यहां तक। फिर लिखिए सीजीएस, तो एफ इजिकल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के नहीं आएगा, सीजीएस में के नहीं होगा। अब एफ क्या चीज में हो जाएगा, डाइन। ठीक, वो नहीं जो गांव में मिलती है। हाँ, तो डी वाई एन ई। ठीक है, उनको तो वो नहीं कहा जाता, उनको कुछ और कहा जाता है। ठीक, हो गया। और चार्ज क्या लिखेंगे, स्टार्ट कूलम या एब कूलम। याद है ना, कल पढ़ाया था सीजीएस में दो यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक को क्या कहते हैं, स्टार्ट कूलम, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को एब कूलम, अ डिस्टेंस सेंटीमीटर। आ गया समझ में? तो दोनों यूनिट लिखने का तरीका, हाँ, कॉमा Q1 Q2 इन स्टार्ट कूलम, STAT, और फ्रैंकलिन, बहुत सारा नाम कल बताया था, और ये सी ऑफ चार्ज, और आर का वैल्यू सेंटीमीटर में। हो गया। अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट। ये लाइन ऑफ एक्शन हमने दिखाया। इसी तरह से जैसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो ऐसा लाइन ऑफ एक्शन, और दोनों पॉजिटिव हो तो ऐसा लाइन ऑफ एक्शन। ठीक, F21 F12 आगे बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। अभी इतना कंफ्यूज कर हो जाओगे तो फिर परेशानी हो जाएगी। F21 कब लिखेंगे, F12 कर। सिंपल दिमाग में रखना है कि जब रिपल्सन होगा तो लाइन ऑफ एक्शन आउटसाइड, अट्रैक्शन होगा तो इनसाइड। ठीक, अब यहां पर ये हमारा फॉर्मूला, इसका मतलब दोनों फोर्स का वैल्यू इक्वल है। ठीक, अभी नहीं, इसको बस समझना है, ये सब वेक्टर मेथड में सिखा देंगे, परेशान नहीं होना है। अब यहां पर इस के का वैल्यू जो हमारा कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है, उस के वैल्यू पर आ जाए।
इस के को हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये सी को 20 से कट कर देते हैं, तो ये जो सिंबल है इसको हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन, SILON। ठीक, और ये नॉट सबस्क्रिप्ट लगाते हैं। तो जब जीरो सबस्क्रिप्ट लगाते हैं ना तो हम लोग नॉट कहते हैं, जीरो मीन्स नॉट। जैसे आप सुनिएगा कभी कभी, जैसे मान लो कि एक नंबर है ऐसे, इसको आप 3 तरीके से पढ़ सकते, 98000100। दूसरा तरीका है 98001000। तीसरा तरीका है 98001100। इतने तरीके से आप पढ़ सकते। अब यहां पर बात सही है, ये क्या लगा, 0। हमारे अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट, NOT। समझ क्लियर? तो एप्सिलॉन नॉट तब लिखते हैं जब हमारा फ्री स्पेस में चार्ज रखा हुआ है, और एयर में, और वैक्यूम में, तीनों के लिए हम लोग एप्सिलॉन नॉट लिखते। तो एप्सिलॉन नॉट यहां पर आ गया, इसको हम लोग कहते हैं परमिटिविटी। सब बात करेंगे कि परमिटिविटी क्या है। तो परमिटिविटी कहां का भाई, वैक्यूम का, और फ्री स्पेस का, और एयर का। इतना नोट कीजिए पहले, तब स्टेप बाय स्टेप। हो गया? अब यहां पर इसका वैल्यू कितना होगा, तो एप्सिलॉन नॉट का न्यूमेरिकल वैल्यू निकाला गया 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू निकाला गया। ठीक, हम नहीं थे उस समय, हम रहते तो ये सब गंदा काम नहीं करते। हम एक ही फॉर्मूला बनाते और उसी पर सबको रट के सबको पास करा देते। ठीक, अब यहां पर के वैल्यू को हम लोगों ने यूज किया। अब यहां ये 4 पाई, पाई का वैल्यू 3.14, और ये हम लोगों को मिल गया एप्सिलॉन नॉट। इसके वैल्यू को डाला गया, तो 8.854 इंटू 10⁻⁻12। इन सब को सिंप्लीफाई किया गया, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया 9 इंटू 10⁻9। सॉल्व करने के बाद यही आएगा। आप घर में मूंगफली खाते हुए इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना ही आए। और आशीष को तो मूंगफली खाना भी नहीं है, तो बाहर का कोई भी चीज खाता है तो बीमार पड़ जाता। आजकल डेली मटन चिकन खा रहा था, बीमार पड़ा। हो गया? तो वैल्यू कितना आ गया, 9 इंटू 10⁻9। अब इस चीज को दिमाग में रखना है कि जब भी हम फ्री स्पेस में लिखेंगे फोर्स को, तो क्या वैल्यू आ जाएगा, वो दिखा रहे हैं। वो कैसे, देखिए, लिखने का तरीका लिख लिया था सबने। अब हम लोग देखिए ध्यान से, सिंबल देखिएगा। हम F इज इक्वल टू, अभी जो पढ़े इस फॉर्म में हमने लिखा था। अब जैसे ही हम, ध्यान दीजिएगा, F नॉट लिखेंगे, क्या समझेंगे, फोर्स बिटवीन द चार्जेस व्हेन चार्जेस आर प्लेस्ड इन एयर
और फ्री स्पेस और वैक्यूम, दोनों चार्ज को या तो फ्री स्पेस में रखा या वैक्यूम में रखा। ठीक, क्या हो गया एफ नॉट, ये वैल्यू क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बोलो यहां तक क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने क्या निकाला अभी 9 × 10⁻⁹। अब ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, किसके लिए, वैक्यूम के लिए, फ्री स्पेस के लिए और एयर के। ठीक है, यहां तक 100% आ रहा है सबको समझ में। अब आप ये कह सकते हो कि सर फ्री स्पेस ना हो, ठीक, वैक्यूम हो तो वो हो गया। अब कोई मीडियम आ जाए, तो जब मीडियम आएगा तो हम लोग लिखेंगे एफ एम। ठीक, के का वैल्यू क्या हो रहा है, मीडियम चेंज कर रहा तो बदल रहा है, तो मीडियम में के का वैल्यू क्या होगा, अलग होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग सिंपल अपसिलन लिख देंगे। अपसिलन क्या हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन नॉट रहेगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये याद रखना है। नॉट रहेगा तो फ्री स्पेस, एप्सिलॉन रहेगा तो मीडियम। तो ये मॉड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया 100%। तो हम लोगों ने एफ नॉट सीखा और एफ एम सी, दो पार्ट आ गया, एयर के लिए, मीडियम। अब इन दोनों को हम जब डिवाइड करेंगे, देखो लिख दिया बिल्कुल ऐसे ही पीडीएफ में भी मिलेगा, चिंता नहीं कर। देख लो, मीडियम के लिए लिख दिया और ये मीडियम का निकाल दिया। यहां तक क्लियर 100%। अब दोनों का रेशियो निकालते हैं, तो हम लोग फिर से एक बार कैलकुलेशन करते हैं। लिखेंगे एफ नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और फिर लिखेंगे एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन मॉड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, एफ नॉट बाई एफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन मॉड Q1 Q2 बाई आर। ये पूरा क्वांटिटी कैंसिल हो जाए। करो कैलकुलेशन करो मेरे साथ। हो गया। अब क्या बचेगा राइट हैंड साइड में, बताओ एफ नॉट बाई एफ एम क्या बचेगा, 1/4 पाई भी कट गया तो बचेगा एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। बचा, सबके कॉपी में यही आ रहा है, अलग तो आंसर नहीं आ रहा है। चलो अब इसको पढ़ना है, क्या पढ़ोगे इसको, क्या है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट को क्या पढ़ोगे, रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम टू द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, यही पढ़ोगे ना। हाँ, आगे समझ में,
क्या पढ़ोगे? रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन द मीडियम टू द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। रेशियो परमिटिविटी का है, इसका मतलब वो क्या कहलाता है मैथ फिजिक्स में? जब भी सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो हो तो उसको रिलेटिव कहते हैं। क्योंकि वर्मा जी रिश्तेदार बन सकते हैं, शर्मा जी रिश्तेदार बन सकते हैं, वर्मा जी रिश्तेदार नहीं बन सकते हैं पुराने जमाने के अनुसार, आजकल तो सब बन जाते हैं। ठीक, तो हम लोग कहते हैं ना रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहते हैं भाई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव यदि होगा तो हम लोग कहते हैं ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट कहते हैं ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। वैसे यहां पर क्या बन गया? परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका भी नाम दे दिया रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर। इसका मतलब रेशियो हमेशा एप्सिलॉन आर कह। तो जब भी हम लोग एप्सिलॉन आर की बात करेंगे तो क्या समझेंगे? रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम टू द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, या रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम। आ गया समझ में? तो पहले बड़े आसान सब सवाल पूछे जाते थे सीबीएसई बोर्ड में कि डिफाइन रिलेटिव परमिटिविटी इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। डिफाइन relative permittivity in terms of force between the two charges. So ratio of force in vacuum to the force in medium. आ गया समझ में? यहां तक, तो यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये पार्ट कल पढ़ाएंगे कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होता है। कल यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया।